वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इसमें कंबाइंड करंट अफेयर है 22 और 23 का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं लास्ट डे क्वेश्चन के बारे में। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था, भारत में अभी हाल ही में पहली बार किस पौधे की खेती शुरू की गई है? आपको इसका आंसर देना था। तो इसका सही आंसर होगा हींग की खेती। अभी हाल ही में भारत में हींग की खेती शुरू की गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के सुदूर लाहौर घाटी के किसानों को खेती के तरीकों में ऐतिहासिक बदलाव आया है। इस बदलाव की वजह से यहाँ के किसानों ने ठंडी रेगिस्तानी इलाकों में बंजर भूमि का उपयोग करने हेतु आसाफोटिडा हींग की खेती को अपनाया है। हींग को इंग्लिश में आसाफोटिडा कहते हैं, याद रखें। हींग इंपोर्ट पर खर्च होते थे 740 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में हींग के आयात के लिए जो हींग दूसरे देशों से मंगाया जाता था, भारत सरकार को उसके लिए 740 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। और यह अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगाया जाता था और लगभग 1200 टन कच्चे हींग का आयात करता था भारत। और इसके लिए 740 करोड़ रुपए अर्थात 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया जाता था। तो अपने यहाँ उत्पन्न होगी तो ये 740 करोड़ रुपए का बोझ भारत सरकार से हटेगा। यह पौधा अपनी वृद्धि के लिए ठंडी और शुष्क परिस्थितियों को तरजीह देता है। इसकी जड़ों में ओलियोगम नाम के राल के पैदा होने में लगभग 5 साल लगते हैं। ये वजह है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में हींग की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इसके जड़ों में 5 साल में ओलियोगम नाम का एक राल उत्पन्न होता है। इसीलिए यह अब भारत के हिमालयी क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है और काफ़ी अच्छा है अपना हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर से शुरू किए जा रहे कदम में एक अच्छा प्रयास है ये। तो ये आपका हींग का पेड़ है। हींग का पेड़ से एक दूध जैसा रेजिन निकलता है जिसके द्वारा हींग बनाई जाती है, आप ये जान सकते हैं। बाकी आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू की गई है भारत में पहली बार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आते हैं आज के क्विज के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सी पेन परियोजना की स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। आइए देखते हैं। गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली सेवा का 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन उद्घाटन किया जाएगा। इससे अहमदाबाद और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी सिर्फ 1 घंटे में तय की जा सकेगी। जैसा आपको पता है, गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उससे और अहमदाबाद की दूरी सिर्फ इसके द्वारा 1 घंटे में तय की जा सकेगी। यह नर्मदा नदी में चलेगी। यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है, जो हमारे देश के सारे एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के निगरानी करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके अंदर ये परियोजना आती है। तो याद रखें, यह है सी पेन, जो कि जल परिवहन का एक हिस्सा है। दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत। आइए जानते हैं इसके बारे में। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ 4वें स्थान पर रखा गया है। तो जो आपकी एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट है, यह लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है, जो सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। इस इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 स्कोर किया है और इसके बाद इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और जापान है। इंडिया 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स 2020, याद रखें आप।
क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश में कॉलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। कॉलकॉम कंपनी अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी है। जानते हैं इसके बारे में। अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म कॉलकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने कॉलकॉम इवेंट में कहा कि कॉलकॉम और रिलायंस की सब्सिडी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्दी लॉन्च किया जा सके। तो जैसा अभी बताया, अभी 4G चल रहा है, फोर्थ जनरेशन का इस कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद 5G तकनीक आएगी, इसीलिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। ये जियो 5G और कॉलकॉम 5G दोनों ने मिलकर इसका सफल परीक्षण किया है। तो बहुत ही जल्द आपको भारत में 5G देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। आपको पता होगा मालाबार अभ्यास भारत और 2 अन्य देशों के साथ होती है, परंतु इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। इस अभ्यास में भाग लेने वाले और देश हैं जापान, भारत और अमेरिका हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सा देश भारत के मालाबार अभ्यास में शामिल होगा? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था। देखिए आप यहाँ 4 देशों के झंडे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान। याद रखें, अब 4 देशें मालाबार अभ्यास में शामिल हो रही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर इज दिल्ली। जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत रेड लाइट ऑन होने पर वाहक चालक को इंजन बंद कर देना होगा। यह अभियान आगामी 15 नवंबर तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच दिल्ली में पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उसके 2 कारण हैं। ये पहला तो वहाँ का ट्रैफिक, दूसरा पराली जो हरियाणा और आसपास के राज्यों से जलाया जाता है उसका धुआं। इसके लिए वहाँ की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। इस अभियान के जरिए लोगों को वायु प्रदूषण के खिलाफ जागरूक करना तथा उनके दायित्व का एहसास कराने का है। ये देखिए, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर या ऑप्शन डी 23 अक्टूबर। आप बता सकते हैं। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर। ये देखते हैं इसके बारे में। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है और आयोडीन कमी से होने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालना है। जैसा कि आपको पता है, आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो मानव वृद्धि के लिए आवश्यक है। जानते हैं आयोडीन कमी से घेंघा नामक रोग होता है, याद रखें। ये देखिए, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, आयोडीन फॉर हेल्थ। कुछ विशेष दिन को आपको याद रखना चाहिए हर महीने में। एक वीडियो आएगा, उसमें हर महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी होंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। निम्न से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला अर्थात खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आप समझ सकते हैं ये राज्य पंजाब है। वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कृषि कानून का। आइए जानते हैं इसके बारे में। पंजाब कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधायकों को निरस्त करने
और उनकी जगह राज्य के अपने कृषि विधेयक लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। विधेयक में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं व धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वाले के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान भी किया है। तो वही वर्तमान कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने कृषि कानून लागू किया है। इसमें 3 सुधार किए गए हैं जो कि कुछ राज्यों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है और इसी का हिस्सा है पंजाब में। और वहाँ पे उन्होंने अपना विधेयक पास किया है जिसके अनुसार एमएसपी से कम दाम में वहाँ कोई भी गेहूँ व धान नहीं बेच सकता, न खरीद सकता है, और इसके लिए 3 साल की कैद का प्रावधान भी किया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। आपको बताना है कौन सा राज्य टॉप किया है जहाँ पे एनीमिया मुक्त हो चुका है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हरियाणा। जानते इसके बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड के साथ हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। एनीमिया मुक्त भारत है। आपको पता है एनीमिया का अर्थ शरीर में खून की कमी होना है। यह तब होता है जब शरीर में रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण के दर से अधिक होती है। जब हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ ज़्यादा मात्रा में नष्ट होने लगती हैं और उनके बनने की दर कम होती है, तब एनीमिया की स्थिति होती है शरीर में। तो हरियाणा पहला राज्य है जहाँ पे एनीमिया के कोई भी केस नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह जी, ऑप्शन बी रघुराम राजन जी, ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम जी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह जी। ये चारों नाम अर्थव्यवस्था के लिए फेमस है, इसलिए आपको सही आंसर देना होगा। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह जी। अर्थशास्त्री नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक एनके सिंह के जीवन के बारे में बताती है और जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया है। यह है वो पुस्तक पोर्ट्रेट्स पावर बाई एनके सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह जी। याद रखिए पुस्तक के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, खासकर ऐसे पुस्तकों के जो किसी की जीवनी होती है, किसी की आत्मकथा होती है, तो उन्हें जरूर याद रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है? एयर बबल समझौता अर्थात ट्रेवल बबल समझौता, दोनों एक ही टर्म है। तो आइए आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। जानते इसके बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। हर सप्ताह 28 उड़ानें संचालित करेंगे। अब तक 18 देशों के साथ ऐसे ही एयर बबल समझौते किए जा चुके हैं। आपको जैसे पता है कोरोना के टाइम में सारी एयर ट्रैफिक्स, सारी फ्लाइटें कैंसिल थी, दूसरे देशों से आवागमन बिल्कुल प्रतिबंधित था। तो इसी के तहत अभी कोरोना टाइम से ही एयर बबल नामक टर्म्स शुरू किया गया है। एयर बबल का मतलब होता है कि दो देशों के बीच कुछ प्रतिबंधित नियम के साथ उड़ान शुरू की गई है। एयर बबल दो देशों के बीच एक करार है जिसमें उन देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों के पालन के साथ इंटरनेशनल उड़ान भर सकती हैं। ये एक एयर कॉरिडोर होता है जिसमें तय देशों के अलावा किसी भी उड़ान को प्रतिबंधित होती है। ऐसा कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए किया जा रहा है। अर्थात अगर कोई फ्लाइट इंडिया से उड़ती है और अगर बांग्लादेश जाती है तो उसे बांग्लादेश से फिर इंडिया ही आना है, किसी अन्य देश को वो नहीं जा सकती। यही मेन बेसिक एयर बबल का नियम है।
एयर बबल अर्थात ट्रेवल बबल, ये आप देख सकते हैं। कंट्री ए से कंट्री बी होगी, कंट्री बी से फिर कंट्री ए आना होगा, वो कंट्री सी या कंट्री डी नहीं जाएंगी। इसी तरह अब आइए आज के क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है ओसिरिस रेक्स क्या है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉइंट ये, आप इसका आंसर ज़रूर करें और इसके बारे में पढ़ें। बाकी इसका आंसर मैं अगली क्लास में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।